एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। और मैं आपको बता दूं, मैं भी अच्छा हूं। हमारी जो क्लासेस का नाम है, जो पहले फ्री क्लासेस हुआ करता था बेटा, अब वो चेंज हो गया। अब हो गया फ्री कॉम क्लासेस। नाम किस लिए चेंज किया बेटा, मैं बता देता हूँ। जो हमारी टेक्निकल टीम है उन्हें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से हमें नाम फ्री क्लासेस से बदलकर फ्री कॉम क्लासेस करना पड़ा। यानी अब जब भी आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो फ्री कॉम क्लासेस के नाम से सर्च कर सकते हैं। और ध्यान देना बेटा, कॉम जो है, कॉम में COMM है। तो इन केस जो आज हमारे नए व्यूअर हैं, जो हमें पहली बार देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही शेयर कर सकते हैं किसी नीडफुल पर्सन को जिन्हें इन क्लासेस की ज़रूरत है। तो बेटा ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 जो डिफाइन करता है कि कौन कौन से पर्सन एलिजिबल नहीं है कंपोजिशन स्कीम के लिए। सप्लायर ऑफ सर्विसेज सेव एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। देखिए, इसमें वो बात करता है कि जो सप्लायर होगा सर्विसेज का, जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में डिफाइन किया है, ओनली उन्हीं सर्विसेज का सप्लायर कंपोजिशन स्कीम ले सकता है। अदर देन सप्लायर ऑफ सर्विसेज वो एलिजिबल नहीं होगा कंपोजिशन स्कीम के लिए। ठीक है, पहले क्या था बेटा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए था। लेकिन सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ने अब एक नया कंसेप्ट लेके आया, मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो इसमें कुछ और सर्विसेज को भी ऐड कर दिया गया है अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज, तो वो भी अब ले सकते हैं। सेक्शन 10(1) ये बात करता है। ठीक है, सप्लायर ऑफ गुड्स विच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स, यानी जो सप्लायर है गुड्स के जिन पर टैक्स ही नहीं लगता, वो सप्लायर कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। सप्लायर ऑफ इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, देखिए ध्यान रखिए यहां पर, वो सप्लायर जो क्या करते हो, इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई करते हो गुड्स की, तो उन्हें कंपोजिशन स्कीम नहीं मिल सकती। लेकिन बेटा ध्यान दे, अगर सप्लायर क्या है, इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई कर रहा है, तो उसके केस में मिल जाएगी। गुड्स के बारे में अगर बात करें तो उसके केस में मिल जाएगी। ठीक है बेटा, पर्सन सप्लाइंग गुड्स थ्रू एन ECO हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52, यानी अब एक पर्सन जो है ECO के थ्रू सप्लाई कर रहा है गुड्स की, तो उस पर्सन को भी बेटा क्या है, कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला एंड टोबैको, बेटा ये बेसिकली नोटिफाइड गुड्स हैं। तो जो मैन्युफैक्चरर हैं आइसक्रीम के या पान मसाला के या टोबैको के, तो उन्हें भी कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती। तो बेटा 5 कैटेगरी हो गई जिन्हें कंपोजिशन स्कीम नहीं मिल सकती। सबसे पहला सप्लायर ऑफ सर्विसेज, जो 10(1) में मेंशन है उसे छोड़ के। सेकंड, सप्लायर ऑफ गुड्स विच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स, वो गुड्स के सप्लायर जिनके टैक्सेबल ही नहीं हुए गुड्स। नेक्स्ट, सप्लायर ऑफ इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, वो सप्लायर जो इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई करते हो गुड्स की, इंटरस्टेट करते हैं इनवर्ड सप्लाई, तो मिल जाएगी। पर्सन जो सप्लाई कर रहे हैं गुड्स ECO के थ्रू, तो भी नहीं मिलेगी उन्हें कंपोजिशन स्कीम। मैन्युफैक्चरर हैं जो आइसक्रीम के या पान मसाला के या टोबैको के, उन्हें भी ये स्कीम अवेलेबल नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए वो कंडीशंस की बात कर लेते हैं कुछ। फर्स्ट, इंटीमेशन ऑफ ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन लेवी। अब इंटीमेशन देनी है असेसी को कंपोजिशन लेवी अगर वो ऑप्ट करता है। तो देखिए बेटा, दो तरीके से होता है। फर्स्ट तो ये पर्सन डायरेक्टली क्या करे, जो रजिस्ट्रेशन कराए कंपोजिशन स्कीम में ही करा ले। दूसरा, वो पर्सन जिन्होंने नॉर्मल टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन अब वो चाहते हैं कि कंपोजिशन स्कीम में कन्वर्ट कराना, तो उन्हें क्या इंटीमेट करना पड़ेगा, और जो फर्स्ट केस है उन्हें कैसे इंटीमेट करना पड़ेगा। दोनों के डिफरेंट प्रोविजन है। सबसे पहली बात उस पर्सन की जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी पर्सन अप्लाई कर रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं बेटा GST REG 01, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो पार्ट B होता है, उसमें असेसी को ऑप्शन दिया जाता है कि वो कंपोजिशन स्कीम में जाता है तो मेंशन कर दे। पार्ट B में वो मेंशन करेगा कि हाँ मैं कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहता हूँ। सिंपल ये इंटीमेशन हो जाएगी बाय अ पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट अब बात करते हैं उस पर्सन की जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो उसके केस में लॉ बोलता है कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है जो ऑप्ट करना चाहता है कंपोजिशन लेवी स्कीम को, वो सबसे पहले क्या करे, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करेगा इंटीमेशन। GST कॉमन पोर्टल पर की जाती है, जितनी भी इंटीमेशन इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करनी है वो सब GST पोर्टल पे होती है। और ये जो GST पोर्टल पे इंटीमेशन उसे फाइल करनी है, कब फाइल करनी है, फाइनेंशियल ईयर के कमेंस्ड होने से पहले करनी है, यानी उस फाइनेंशियल ईयर के लिए जिसके वो
जिसके लिए वो कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहता है, उस फाइनेंशियल ईयर के कमेंसमेंट होने से पहले उसे इंटीमेट करना पड़ेगा प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच सेड ऑप्शन इज एक्सरसाइज। ठीक है बेटा, समझ आ गया। उसके बाद उसे एक स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म वो भी फर्निश करनी पड़ेगी। बेसिकली ये जो स्टेटमेंट होती है बेटा, उसमें आईटीसी से रिलेटेड प्रोविजन होते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। जब हम प्रोविजन करेंगे आईटीसी के तो वहां पर हम समझेंगे। रूल 44 सब रूल 4 ये डिफाइन करता है। और ये जो स्टेटमेंट होती है बेटा, ये उसे फर्निश करनी पड़ती है विद इन 60 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर। यानी जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए उसने कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई किया है, उसके कमेंस होने के 60 दिनों के अंदर अंदर उसे जो ये स्टेटमेंट है वो देनी पड़ती है। ठीक है बेटा। और एक बात समझिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एग्रीगेट टर्नओवर भी हम सारे पैन इंडिया बेसिस का देखते हैं। ऐसे ही यहाँ पर होगा, अगर एक एस्टेब्लिशमेंट के लिए इंटीमेशन दी जा रही है तो माना जाएगा। अगर एसएससी की एस्टेब्लिशमेंट डिफरेंट स्टेट है, यानी उसकी क्या है, डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट है, तो उस केस में वो मानी जाएगी कि ये सब के लिए उसने इंटीमेशन प्रोवाइड करा दी है। ठीक है। द ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जो कंपोजिशन लेवी में उसने ऑप्ट किया है वो कब से इफेक्टिव मानी जाएगी? वो इफेक्टिव मानी जाएगी बेटा फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जब फाइनेंशियल ईयर बिगिन हुआ। 10. A person applying for registration can opt for composition at any time of the financial year and composition levy shall be effective from which registration is effective। यानी एक पर्सन जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है कंपोजिशन स्कीम के लिए, कभी भी ऑप्ट कर सकता है एट एनी टाइम ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और जो कंपोजिशन स्कीम इफेक्टिव होगी बेटा, वो कब से इफेक्टिव होगी? वो होगी इफेक्टिव फ्रॉम विच रजिस्ट्रेशन इज इफेक्टिव। ठीक है। A registered person can opt for composition scheme from the beginning of any financial year and composition scheme shall be effective from the beginning of said financial year। अब registered person जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड था वो भी ऑप्ट कर सकता है कंपोजिशन स्कीम को, लेकिन उसे कब करना पड़ेगा? फिर फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग से ही करना पड़ेगा। और कंपोजिशन लेवी जो इफेक्टिव होगी वो कब से होगी? बिगिनिंग ऑफ द सेड फाइनेंशियल ईयर। समझ आया बेटा? देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं वो, क्रक्स जो है वो ये बताना चाह रहे हैं कि सपोज एक न्यू टैक्स पेयर है जो फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड ले रहा है। न्यू टैक्स पेयर वो रजिस्ट्रेशन जो है बेटा फर्स्ट टाइम ले रहा है, यहाँ बात करते हैं हम इसे। और यहाँ पे बोलते हैं रजिस्टर्ड पर्सन जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो इसके केस में दोनों में बता क्या रहे हैं, वो ये बोलते हैं कि ये जो न्यू टैक्स पेयर है ये कंपोजिशन स्कीम के लिए कभी भी अप्लाई कर सकता है। सपोज हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 1/4/19 31 मार्च 20, ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर हो गया बेटा? 1920। तो इसके लिए लॉ बोलता है कि इस पीरियड में वो कभी भी कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है। जो इफेक्टिव डेट होगी कंपोजिशन की वो क्या होगी? फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है। दूसरा हम बात करें 2019-20, तो इस केस में जो रजिस्ट्रेशन पर्सन है अगर इस पीरियड के लिए वो क्या करना चाहता है? कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहता है, तो उसे 31 मार्च 19 तक करना पड़ेगा बेटा, यानी बिफोर कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए वो कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता है वो ये बात करते हैं। ठीक है, समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट और कंडीशन की बात करते हैं। अनदर कंडीशन रूल 5 डिफाइन करता है कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन फॉर कंपोजिशन लेवी। कुछ कंडीशंस है और रेस्ट्रिक्शन है कंपोजिशन लेवी के लिए, रूल 5 बताता है पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन लेवी हैज टू कंप्लाई विद द फॉलोइंग कंडीशन। सबसे पहले वाली, he is neither a casual taxable person nor a non-resident taxable person। देखिए वो क्या नहीं होना चाहिए? ना ही वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, ना ही वो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए अगर उसे कंपोजिशन स्कीम लेनी है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन क्या होता है बेटा? मैंने आपको बताया था पहले भी, जब हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर करेंगे वहां पे समझेंगे। द गुड्स हेल्ड इन स्टॉक बाय हिम हैव नॉट बीन परचेज फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड सप्लाई। देखिए इस पॉइंट में क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि जो भी उसके पास गुड्स हैं स्टॉक में, वो गुड्स होने चाहिए जो उसने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से ना खरीदे हों। इन केस अगर उसने परचेज कर रखे हैं तो उन पे उसने क्या किया हो? रिवर्स चार्ज में टैक्स पे कर दिया होगा। 9(4) हमने समझा था। He shall pay tax under section 9394 on inward supply of goods or services or both। इनवर्ड सप्लाई जो उसने ली है गुड्स या सर्विसेज या दोनों की, उस पर उसने क्या किया हो? 93 और 94 के अकॉर्डिंग रिवर्स चार्ज के जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग उसने टैक्स की जो पेमेंट है वो कर दी हो। He was not engaged in the manufacture of goods as notified under section 10 subsection 2 clause E during the preceding financial year। देखिए जैसा कि हमने बात की थी
जो मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स है वो कौन से वाला नहीं होना चाहिए, वो बोलते हैं कि जो नोटिफाइड गुड्स हैं उन मैन्युफैक्चरर वो वाला नहीं होना चाहिए। नोटिफाइड कौन से बेटा, आइसक्रीम का हो गया, अदर एडिबल आइस होगी, या नॉट वेदर और नॉट कंटेनिंग कोको, पान मसाला है कोई, या टोबैको एंड मैन्युफैक्चर टोबैको सब्सटीट्यूट है। तो अगर मैन्युफैक्चरर इस नेचर का है तो उसे ये कंपोजिशन लेवी स्कीम नहीं मिल सकती। नेक्स्ट अब वो बात करते हैं, ही शैल मेंशन द वर्ड्स कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज एट द टॉप ऑफ बिल ऑफ सप्लाईज इशूड बाय हिम। देखिए बेटा, अब वो बता रहे हैं कि जो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन होगा उसे अपनी बिल ऑफ सप्लाई पर, देखिए बिल ऑफ सप्लाई क्या होती है, कंपोजिशन डीलर जो होता है बेटा वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है। तो जब भी वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा उसके टॉप पर उसे लिखना होगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, he shall mention the words composition taxable person on every notice or signboard displayed at a prominent place at his principal place of business and at every additional place or place of business। देखिए इस पॉइंट में बताते हैं कि जो कंपोजिशन सप्लायर है उसे अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या अगर एसएससी ने कोई एडिशनल प्लेस या प्लेसेस ऑफ बिजनेस शो किए हुए हैं वहां पर क्या करना पड़ेगा, नोटिस या साइन बोर्ड डिस्प्ले करने पड़ेंगे जिन पर वो लिखेगा कंपोजिशन टैक्सेबल। ठीक है बेटा, समझ आ गया। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, हु आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। नेक्स्ट अब वो बात करते हैं मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज अलोंग विद सप्लाई ऑफ गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विसेज। देखिए वो बात क्या कर रहे हैं, इसमें वो बता रहे हैं कि अर्लियर जो कंपोजिशन स्कीम मिलती थी वो सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विसेज को मिला करती थी, लेकिन एक नया कंसेप्ट लेके आया लो, मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इस केस में क्या है कि अगर कोई पर्सन एंगेज है अदर सर्विसेज में अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज तो उस केस में भी उसे कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। ठीक है, फंडामेंटली द कंपोजिशन स्कीम कैन बी अवेल्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड ओनली वन सर्विस, नेमली रेस्टोरेंट सर्विस, जैसे कि हमने पढ़ा। हाउएवर देयर आर केसेस वेयर अ मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर इज ऑल्सो एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज, यानी कहीं जगह मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर ऐसा भी है जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज में भी एंगेज्ड है अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज की, तो उस केस में क्या होगा। तो बेटा जैसे कि हमने पढ़ा जो कंपोजिशन स्कीम है कौन कौन ले सकता है, कंपोजिशन स्कीम हमारा मैन्युफैक्चरर ले सकता है, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग करता हो कोई गुड्स, या कोई ट्रेडर है वो ले सकता है, और कोई सर्विस प्रोवाइडर है वो ले सकता है। यानी सर्विस के केस में ओनली वन सर्विस अलाउड है, वो कौन सी है, रेस्टोरेंट सर्विसेज। ठीक है, इसकी बात की गई है। अब कभी कभी क्या होता था, देखिए जो मैन्युफैक्चरर है गुड्स का वो क्या है, वो एंगेज होता था कुछ अदर सर्विसेज में, हालांकि इसका टर्नओवर था वो बहुत ही कम था लेकिन वो अदर सर्विसेज में भी एंगेज होता था। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की अगर वो कर रहा है तो उसकी वजह से उसे अदर सर्विसेज में भी एंगेज होना पड़ता था, लेकिन जैसे ही वो अगर एंगेज होता था तो उसे कंपोजिशन स्कीम से बाहर कर दिया जाता था। सेक्शन 10(1) की उसे स्कीम नहीं मिलेगी फिर, क्योंकि सर्विसेज क्या है, सिर्फ रेस्टोरेंट के लिए अवेलेबल है, अदर सर्विसेज के लिए अवेलेबल नहीं है कंपोजिशन स्कीम। नेक्स्ट, कई केसेस ये भी आते हैं कि जहां रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइडर जो होते हैं वो अदर सर्विसेज में भी एंगेज होते हैं, भले ही उन सर्विसेज का पोर्शन बहुत कम हो उनके टर्नओवर में, लेकिन वो एंगेज होते हैं। तो अगर वो एंगेज हों तो सेक्शन 10(1) से बाहर, और नहीं होते तो उनकी रेस्टोरेंट सर्विसेज पे इम्पैक्ट पड़ता था। तो ये जो हार्डशिप आ रही थी बेसिकली जो टैक्स पेयर हैं, तो उसके लिए ये एक मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज का कंसेप्ट लेके आए लो। तो इसमें बोलता क्या है वो बताते हैं कि एक सर्टेन स्पेसिफाइड वैल्यू उन्होंने डिफाइन कर दी कि अगर उस अदर सर्विसेज को जो प्रोवाइड किया जा रहा है अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज उसकी स्पेसिफाइड वैल्यू से वो ज़्यादा हो जाता है टर्नओवर, तो बेटा आप 10(1) से बाहर हो जाएंगे। इन केस वो स्पेसिफाइड वैल्यू में ही रहता है तो आप 10(1) ले सकते हैं और वो सर्विस भी करते रह सकते हैं, आपको कोई मनाही नहीं है। ठीक है, तो लॉ क्या बोलता है, देखिए लॉ बोलता है ये जो अदर सर्विसेज है आप इसे कितना अवेल कर सकते हैं, 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट, ध्यान देना बेटा, टर्नओवर इन स्टेट या यूटी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जो हमारा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर है उसका 10%, और ₹5 लाख या 5 लाख रुपए
विच एवर इज हायर, जो दोनों में हायर होगा उतनी वैल्यू का आप क्या कर सकते हैं, अदर सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल ले बेटा, सपोज एक पर्सन है मिस्टर आर और इनका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो है बेटा 100 lakhs। ठीक है, अब ये आर क्या करते हैं, ये मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स का। ठीक है, वो गुड्स उन गुड्स का मैन्युफैक्चर करते हैं जो अलाउड है बेटा। अब ये अदर सर्विसेज में जा सकते हैं कितनी वैल्यू तक, 10% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट कितना है 100 लाख, तो उसका 10% यानी 10 लाख और रुपीज 5 लाख, विच एवर इज हाइयर। तो कितना हाइयर हो गया बेटा, 10 लाख हाइयर हो गए, यानी ये जो अदर सर्विसेज हैं उनको 10 लाख तक की वैल्यू तक जो है प्रोवाइड करा सकते हैं, ये प्रोविजन बोलता है। ठीक है बेटा, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रोविजन की बात करते हैं। अब जो बेटा वो बात करते हैं वो करते हैं इंटरेस्ट इनकम की। इंटरेस्ट इनकम जो रिसीव हो रही है असेसी को, क्या वो कंसिडर की जाएगी व्हाइल कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। तो लॉ सिंपल बोलता है जो भी इंटरेस्ट इनकम रिसीव होता है असेसी को वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा व्हाइल कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी फॉर कंपोजिशन स्कीम। ऑर्डर नंबर 1 2019 dated 1st February 2019 has been issued to clarify that the value of supply of exempt services by way of extending deposits, loans or advances insofar as the consideration is represented by way of interest or discount shall not be taken into account। तो लॉ ने सिंपल बोला ये जो इंटरेस्ट इनकम है इसे आप कंसिडर नहीं करेंगे एग्रीगेट वैल्यू में। फर्स्ट, फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 10 सबसेक्शन में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो ऑप्ट कर सकता है कंपोजिशन स्कीम के लिए अदर सर्विसेज के लिए, जैसे वो किया करता था जो अभी हमने पढ़ा 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर। तो जब हम वो 10% निकाल रहे हैं एग्रीगेट टर्नओवर का, उस एग्रीगेट टर्नओवर की जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वहां पर ये इंटरेस्ट इनकम हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं वैलिडिटी ऑफ कंपोजिशन स्कीम। सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 रीड विद रूल 6। Withdrawal from the composition scheme by a taxpayer who ceases to satisfy any of the prescribed conditions। तो लॉ बोल रहा है बेटा अगर कंपोजिशन स्कीम में असेसी रहता है तो उसे सारी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी जो भी हमने कंडीशन पढ़ी। इनकेस असेसी कंडीशन जो भी मेंशन की गई है वो फुलफिल नहीं करता तो उस पर क्या होगा, विड्रॉल कर ली जाएगी कंपोजिशन स्कीम। फिर क्या करना पड़ेगा, उस पर्सन को रेगुलर स्कीम में आना पड़ेगा और रेगुलर स्कीम में आना पड़ेगा तो जो भी वहां पे कंप्लायंसेस हैं उन्हें फॉलो करना पड़ेगा और साथ ही उसे टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा हर टैक्सेबल सप्लाई के लिए। ठीक है बेटा, फर्दर he is required to file an intimation for withdrawal from the scheme in the prescribed form within 7 days of the occurrence of such event। यानी जैसे उसका विड्रॉल हो जाता है उसके 7 दिनों के अंदर अंदर उसे क्या करना पड़ेगा, इंटीमेशन फाइल करनी पड़ेगी। जीएसटी पोर्टल पे होती है ये भी ऑनलाइन। ठीक है, समझ आ गया। क्या बोलते हैं कि विड्रॉल हो जाएगा कंपोजिशन स्कीम में इन केस जो टैक्स पेयर है वो सेटिस्फाई नहीं कर पाता प्रेस्क्राइब कंडीशन। ठीक है, जैसे हम बात करें अगर एसएससी का टर्नओवर बेटा 1.5 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड हो जाता है तो उस केस में उसकी कंडीशन जो है वो विड्रॉल हो जाएगी। ठीक है, द इफेक्टिव डेट फ्रॉम सच विड्रॉल फ्रॉम द कंपोजिशन स्कीम शैल टेक इफेक्ट shall be the date indicated by him in his intimation। अब देखिए विड्रॉल की डेट कौन सी होगी, तो लॉ बोल रहा है जो इफेक्टिव डेट होगी विड्रॉल की वो डेट होगी जिस डेट को असेसी ने क्या इंटीमेट किया डिपार्टमेंट को। बट सच डेट मे नॉट बी प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच इंटीमेशन इज बीइंग फाइल्ड। तो इस केस में वो क्या बात करता है बेटा, एक एग्जांपल लेते हैं मिस्टर ए का। मिस्टर ए इंटीमेशन फाइल करते हैं 5 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, इसमें वो इंटीमेशन फाइल कर रहे हैं और इंटीमेशन जो ये फाइल कर रहे हैं उसमें उन्होंने जो इफेक्टिव डेट डाली है वो डाली है बेटा 1 अक्टूबर 2019, यानी वो 1 अक्टूबर 2019 को सीजेस टू बी अ कंपोजिशन टैक्स पेयर हो गए। तो लॉ जो बात करता है वो ये बात करता है कि जो मिस्टर ए ने इंटीमेशन फाइल की है वो इंटीमेशन में जो डेट दी गई है वो डेट नहीं हो सकती जो प्रायर हो किससे, कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इंटीमेशन इज फाइल्ड। यानी किस फाइनेंशियल ईयर में इंटीमेशन फाइल की जा रही है, 2019-20 में फाइल की जा रही है। तो लॉ बोल रहा है कि 2019-20 जब कमेंस हुआ इससे प्रीवियस डेट नहीं हो सकती। 31 मार्च 2019
और इससे पहले की डेट ये नहीं आ सकती उस इंटीमेशन में, ठीक है। प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच इंटीमेशन इज फाइल्ड, यानी इंटीमेशन किस फाइनेंशियल ईयर में फाइल हुई 2019-20, इससे पहले के कौन सी डेट हो गई 31 मार्च 19 और उससे प्रीवियस डेट वो सभी पहले की हो गई, तो ये डेट इसमें नहीं आ सकती। चलिए नेक्स्ट अब वो बात करते हैं विड्रॉल फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम बाय अ टैक्स पेयर हु इंटेंड्स टू विड्रॉ फ्रॉम द सेड स्कीम। पहले उन्होंने बात की थी कि एसएससी ने क्या किया, कोई प्रोविजन कंप्लाई नहीं किया तो विड्रॉल हो जाएगा। अब एसएससी अपनी इच्छा से चाहता है कि वो विड्रॉल करना चाहे स्कीम से, तो कर सकता है, कोई मनाही नहीं है। इफेक्टिव डेट कौन सी होगी, इफेक्टिव डेट वो होगी जब एप्लीकेशन मूव करेगा और उस एप्लीकेशन में जो उसने डेट इंडिकेट की होगी वो इफेक्टिव डेट हो जाएगी। ध्यान रखना बेटा सेम कंडीशन यहां पर है कि वो इफेक्टिव डेट, वो जो डेट होगी वो कौन सी नहीं हो सकती, प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच सच एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल इज बीइंग फाइल्ड, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, डिनायल ऑफ ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर द कंपोजिशन स्कीम बाय टैक्स अथॉरिटीज। टैक्स अथॉरिटीज कंपोजिशन स्कीम देने से मना कर सकती है जहां पे प्रॉपर ऑफिसर को लगे, उसके पास रीजंस टू बिलीव हो कि ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है ये एलिजिबल नहीं है कंपोजिशन स्कीम के लिए, तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर जो है पहले शो कॉज नोटिस इशू करेगा एसएससी को, उससे पूछेगा क्यों ना हम आपकी डिनाई कर दें ऑप्शन। तो अगर प्रॉपर या अप्रोप्रिएट आंसर एसएससी देता है और प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है तो वो डिनाई नहीं करेगा। इन केस अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता प्रॉपर ऑफिसर तो बेटा डिनाई कर देगा, ठीक है। अब बात करते हैं इफेक्टिव डेट क्या होगी, तो लॉ बताता है इन केस ऑफ डिनायल ऑफ ऑप्शन वहां पर इफेक्टिव डेट क्या होगी, इफेक्टिव डेट ऑफ सच डिनायल शैल बी फ्रॉम अ डेट इंक्लूडिंग एनी रेट्रोस्पेक्टिव डेट एज मे बी डिटरमाइंड बाय टैक्स अथॉरिटीज। जो टैक्स अथॉरिटीज डिटरमाइन करेंगी वो इफेक्टिव डेट होगी और उसमें रेट्रोस्पेक्टिव डेट भी अगर टैक्स अथॉरिटीज डिटरमाइन करती है तो वो भी एलिजिबल हो जाएगी। दो केसेस में रेट्रोस्पेक्टिव डेट नहीं थी, जहां पर विड्रॉल हो रहा है एसएससी का व्हेन ही सीजेस टू कंप्लाई विद द कंडीशंस। सेकंड, जहां पर विड्रॉल कर रहा है एसएससी बाय हिमसेल्फ अपनी विश के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वहां पर रेट्रोस्पेक्टिव डेट नहीं आती थी लेकिन यहां पर आ सकती है। चलिए जितने भी हमने केसेस बात की, 3 केसेस की बात करी, इन तीनों केसेस में एसएससी को क्या करना पड़ेगा बेटा, furnish a statement in prescribed form containing details of stock of inputs and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock by him। देखिए वो यहाँ क्या बात कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पर वो आईटीसी जानना चाहते हैं एसएससी का, कितना उसने अवेल किया। तो वो बोलते हैं कि एसएससी को क्या करनी पड़ेगी कि एक स्टेटमेंट जो है वो फाइल करनी पड़ेगी। उस स्टेटमेंट में क्या होगी, इनपुट स्टॉक या इनपुट सेमी फिनिश्ड या फिनिश्ड गुड्स में जितना भी है उसकी इनपुट की डिटेल देनी पड़ेगी डिपार्टमेंट को विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट फ्रॉम विच द ऑप्शन इज विड्रॉन और फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर डिनाइंग कंपोजिशन स्कीम। 30 दिनों के अंदर आएगी। 30 दिन कौन से, उस डेट से जहां से ऑप्शन विड्रॉन हुआ है या तो वो, या जब टैक्स अथॉरिटीज ने ऑर्डर दिया डिनाई का कंपोजिशन स्कीम का, उससे 30 दिन की बात करता है, ठीक है बेटा, समझ आ गया। चलिए कंपोजिशन स्कीम टू बी अडॉप्टेड यूनिफॉर्मली बाय द ऑल रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग द सेम पैन, हम इसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कंपोजिशन स्कीम सप्लायर कैन नॉट कलेक्ट टैक्स। देखिए जो कंपोजिशन स्कीम सप्लायर होता है बेटा वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, इसका मतलब ये हुआ वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, ठीक है। कंपोजिशन स्कीम सप्लायर कैन नॉट एंटर इनटू क्रेडिट चेन, यानी वो आईटीसी भी नहीं ले सकता, इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं ले सकता। इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी इन केस ऑफ इरेगुलर अवेलमेंट ऑफ द कंपोजिशन स्कीम। तो देखिए इस केस में क्या बताना है कि अगर कोई टैक्सेबल पर्सन कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे कर रहा है, दो ही वाज नॉट एलिजिबल फॉर द स्कीम, तो वो क्या कर रहा है, इरेगुलर अवेलमेंट कर रहा है यहाँ पर कंपोजिशन स्कीम की, तो बेटा उस केस में उस पर पेनल्टी लग जाएगी और सेक्शन 73 और 74 के प्रोविजन भी लग सकते हैं, ये वो बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं बेटा ऑप्शन टू पे टैक्स एट कंसेशनल रेट, यानी कंसेशनल रेट पर टैक्स पे करने वाली ऑप्शन जो नोटिफिकेशन आई थी, अब उसकी बात करते हैं, समझते हैं कि इस स्कीम में क्या बताया गया था। तो बेटा जैसे कि हमने पढ़ा कंपोजिशन स्कीम में, कंपोजिशन स्कीम जो मिलती है वो मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स और ट्रेडर ऑफ गुड्स यानी गुड्स प्लस सर्विस के रेस्पेक्ट में मिल जाया करती है, लेकिन सर्विस कौन सी होनी चाहिए, रेस्टोरेंट सर्विस के केस में मिलती है। हालांकि बाद में क्या हुआ, मार्जिनल सप्लाई ऑफ अदर सर्विसेज का भी कंसेप्ट लेके आए, तो उस केस में भी 10% ऑफ टर्नओवर और ₹5 लाख विच एवर इज हायर वाला ऑप्शन है, वो अदर सर्विसेज के लिए कुछ रेस्पेक्ट के लिए भी मिल जाती है, ठीक है। लेकिन बात करते हैं उन सर्विस प्रोवाइडर की जो बेटा
रेस्टोरेंट की सर्विस प्रोवाइड नहीं करा रहे, अदर सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं और उनका टर्नओवर जो है वो भी कम है, तो उस केस में ये जो असेसीज होंगे इन्हें तो कंपोजिशन स्कीम नहीं मिल सकती। फिर तो लॉ ने क्या किया, ऐसे सभी एसएससीज जिनका टर्नओवर कितना है प्रीवियस ईयर में 50 लाख तक है, अप टू ₹50 लाख, उनके लिए बेटा एक स्कीम लेके आए। ठीक है, और इस स्कीम में सिंपल क्या करना है, जो भी एलिजिबल पर्सन है उन्हें टैक्स पे करना है, कितना 3% के रेट से। ठीक है, यानी इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा 6% हो। और ये जो उन्हें टैक्स पे करना होगा ये कैसे करना पड़ेगा, ऑन फर्स्ट सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड ऑफ सर्विसेज अप टू एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ₹50 लाख मेड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल इन एनी फाइनेंशियल ईयर। ठीक है बेटा, समझ आ गया, ये ओवरव्यू था। अब समझते हैं डिटेल में कि स्कीम है क्या। चलिए समझते हैं। फर्स्ट, हु आर द पर्सन नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम बट एलिजिबल फॉर नोटिफिकेशन नंबर 2 2019। देखिए सेंट्रल टैक्स रेट, देखिए बताना क्या चाहते हो कि किसको ये स्कीम मिल जाएगी। सिंपल समझिए, कंपोजिशन स्कीम 1.5 करोड़ और 75 लाख एज द केस में भी उन्हें मिल जाया करती है। ये जो स्कीम मिलेगी ये उन रजिस्टर्ड पर्सन को मिलेगी जिनका एग्रीगेट टर्नओवर कितना होना चाहिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख तक होना चाहिए, 50 लाख तक होना चाहिए, एक्सीड ना हो। ठीक है, और एक्सक्लूसिवली वो किस सर्विस में एंगेज होने चाहिए, अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज में वो एंगेज होना चाहिए। यानी 2 कंडीशन हो गई, कौन कौन से एलिजिबल पर्सन है। फर्स्ट, वो रजिस्टर्ड पर्सन जिनका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अप टू ₹50 लाख है, और साथ ही वो एंगेज है किन सर्विसेज में, अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज में। जैसे हम बात करें बेटा सैलून, जो बार्बर होते हैं वो 50 लाख से नीचे का टर्नओवर अगर उनका है तो वो इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंडीशन टू बी फुलफिल, कौन कौन सी कंडीशन है जो बेटा फुलफिल करनी है, अब उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो कंडीशन है बेटा ये है कि जो सप्लाई कर रहा है रजिस्टर्ड पर्सन वो एंगेज नहीं होना चाहिए किस में, एनी सप्लाई विच इज नॉट लेविएबल टू टैक्स अंडर द सैड एक्ट। देखना बेटा, ध्यान देना, कंपोजिशन स्कीम और इस कंसेशनल रेट स्कीम को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बता रहे हैं कि जो पर्सन है वो एंगेज नहीं होना चाहिए, एनी सप्लाई वर्ड लिखा हुआ। लेकिन अगर हम बात करें कंपोजिशन स्कीम में तो ये रेस्ट्रिक्शन सिर्फ किस पर थी, सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट लेविएबल टू टैक्स। ठीक है, यानी अगर कंसेशनल रेट की स्कीम लेनी है एसएससी को तो वो ऐसी सप्लाई ना करता हो जो जिस पर टैक्स नहीं लगता। और कंपोजिशन स्कीम में ये रेस्ट्रिक्शन क्या है, वो उन गुड्स की सप्लाई ना करता हो जिन पर टैक्स नहीं लगता। ठीक है, समझ आ गया, फर्स्ट पॉइंट ये हुआ। नेक्स्ट वो बात करता है जो रजिस्टर्ड पर्सन है नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नीदर ऑफ गुड्स नॉर ऑफ सर्विसेज। इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ना करता हो गुड्स की भी और सर्विसेज की। याद करो कंपोजिशन स्कीम की तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ ये रेस्ट्रिक्शन गुड्स के लिए थी। नीदर अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नॉर अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये दोनों में सेम है। नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई थ्रू एन ईसीओ हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52, ये भी दोनों में सेम है। वो रजिस्टर्ड पर्सन क्या हो, ईसीओ के थ्रू सप्लाई ना करता हो। वो रजिस्टर्ड पर्सन क्या हो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ना हो, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन ना हो। नेक्स्ट, not engaged in making supplies of notified goods namely ice cream, other edible ice, whether or not containing cocoa, pan masala and all goods of chapter 24 tobacco and manufactured tobacco substitute। देखिए बेटा, यहाँ पर जो restriction लगी हुई है वो ये लगी है कि सप्लाई ना करता हो पर्सन। और कंपोजिशन स्कीम में जो कंडीशन लगी हुई थी बेटा वो क्या थी, मैन्युफैक्चर की थी, यहाँ पर सप्लाई। ठीक है, तो एसएससी सप्लाई में एंगेज ना हो, कौन सी सप्लाई में, आइसक्रीम, अदर एडिबल आइस, वेदर और नॉट कंटेनिंग कोको, पान मसाला, जो हमने कंपोजिशन स्कीम में पढ़ी। लेकिन कंपोजिशन स्कीम और इसमें क्या डिफरेंस है, वो ये बोलते हैं कि कंपोजिशन स्कीम में वो एसएससी एंगेज नहीं होना चाहिए किस में, मैन्युफैक्चर में नहीं होना चाहिए, नोटिफाइड गुड्स में। और यहां पर एसएससी जो है वो सप्लाईज में एंगेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, नोटिफाइड गुड्स की। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन शेल नॉट कलेक्ट एनी टैक्स। ठीक है, ये सेम है दोनों में, जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता और ना ही बेटा वो आईटीसी ले सकता है, ये दोनों कंडीशन सेम है। नेक्स्ट, रजिस्टर्ड पर्सन शेल इश्यू अ बिल ऑफ सप्लाई इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस, ये भी सेम है बेटा। ठीक है, सच बिल ऑफ सप्लाई विल हैव द फॉलोइंग वर्ड्स एट इट्स टॉप,
Taxable person paying tax in terms of notification number 2 2019 central tax rate dated 7th March 2019 is not eligible to collect tax on supply. जो बिल ऑफ सप्लाई होगी उसके टॉप पे लिखा रहेगा कि जो टैक्सेबल पर्सन है वो टैक्स पे कर रहा है किस टर्म्स के अकॉर्डिंग, जो नोटिफिकेशन 2 आई है 2019 की सेंट्रल टैक्स रेट की, डेटेड 7th March 2019, नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई। ये पूरी की पूरी जो दो लाइनें हैं ये बिल ऑफ सप्लाई के टॉप पे लिखी रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं। ऑर्डर नंबर 3 2019 सेंट्रल टैक्स डेटेड 8th March 2019 has clarified that provision of section 31 subsection 3 clause C of CGST Act 2017 shall also apply to a person paying tax under this notification। बेसिकली ये बिल ऑफ सप्लाई के प्रोविजन की बात की जाती है बेटा यहाँ पर। तो ये ऑर्डर नंबर 3 2019 के थ्रू ये मेंशन कर दिया गया कि ये बिल ऑफ सप्लाई के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, अदर सिग्निफिकेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। फर्स्ट, वे मोर देन वन रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग द सेम पैन, बेटा सेम कंडीशन है, कंपोजिशन स्कीम में भी यही कंडीशन थी। एक से ज़्यादा अगर एस्टेब्लिशमेंट है ऐसे कि सेम पैन पर, तो उस केस में क्या होगा बेटा, जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट है वो सबके लिए ये कंसेशनल रेट वाली नोटिफिकेशन एप्लीकेबल हो जाएगी। सेकेंड, द रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग टू पे टैक्स एट कंसेशनल रेट अंडर दिस नोटिफिकेशन शैल बी लाइबल टू पे। अब वो बात करते हैं रेट की, जैसा कि हमने पढ़ा 6% का रेट होता है, CGST 3% और SGST या UTGST एज द केस में भी वो भी 3% होता है। किस पर? आउटवर्ड सप्लाई। बट ये आउटवर्ड सप्लाई कौन से वाली, तो लॉ बताता है फर्स्ट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ अप टू एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 50 लाख मेड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल इन एनी फाइनेंशियल ईयर। जो फर्स्ट सप्लाई की है असेसी ने गुड्स या सर्विसेज या दोनों की, एग्रीगेट टर्नओवर जब 50 लाख तक है, जो भी उसने फर्स्ट सप्लाई की, कब? ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल इन एनी फाइनेंशियल ईयर जिसमें वो ले रहा है, ऑप्ट कर रहा है ये नोटिफिकेशन, तो उस केस में 6% का रेट उसे देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात वो बोलते हैं अगर कोई एग्जम्पशन है उन गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई पर तो उससे कंसिडर नहीं करना, रिगार्डलेस ऑफ एनी एग्जम्पशन, कोई भी एग्जम्पशन कंसिडर नहीं की जाएगी, जो भी फर्स्ट सप्लाई होगी उस पर टैक्स दे दिया जाएगा। बेटा ये फर्स्ट सप्लाई का जो कंसेप्ट है वो एक बार समझ लेते हैं कि फर्स्ट सप्लाई का मतलब क्या है, तो लॉ बताता है। तो समझते हैं बेटा फर्स्ट सप्लाई का मतलब क्या होता है, तो लॉ बताता है फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू पे टैक्स अंडर दिस नोटिफिकेशन। एलिजिबल है पर्सन या नहीं है इस नोटिफिकेशन में टैक्स पे करने के लिए, उसे चेक करने के लिए, उसे डिटरमाइन करने के लिए फर्स्ट सप्लाईज का मतलब क्या होगा? फर्स्ट सप्लाईज का मतलब होगा सप्लाईज फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर टू द डेट फ्रॉम विच ही बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट। देखिए बेटा क्या बोलते हैं, वो बोल रहे हैं सपोज एक पर्सन प्रीवियस ईयर 1920 की हम बात करते हैं, उसकी जो रजिस्ट्रेशन हुआ वो रजिस्ट्रेशन हुआ सपोज 5 जुलाई 2019 को। ठीक है बेटा, तो लॉ बोल रहा है अगर उसकी एलिजिबिलिटी हमें डिटरमाइन करनी है तो जो फर्स्ट सप्लाई होंगी वो मानी जाएगी 1 अप्रैल 2019 से लेके 5 जुलाई तक। ये जो सप्लाई वो करेगा ये कंसिडर की जाएगी वो एलिजिबल होगा नोटिफिकेशन के लिए या नहीं, ये मानी जाएगी फर्स्ट सप्लाई। अब बात करते हैं टैक्स पे करने के लिए। जो टैक्स पे करेगा एसएससी वो किन सप्लाईज पर करेगा? जो वो टैक्स पर पे करेगा बेटा वो उसे पे करना है सप्लाईज ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2019। जो भी प्रीवियस ईयर होगा उसके 1 अप्रैल से जितनी भी उसने सप्लाई की उन पे वो टैक्स पे करेगा। कितना पे करेगा बेटा? 6% का। फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स पेबल अंडर दिस नोटिफिकेशन, supplies shall not include supplies from the first day of April of a financial year to the date from which he becomes liable for registration under this act। यानी कौन सी सप्लाई इंक्लूड नहीं होगी जिन पे टैक्स पे किया जाएगा? जिन सप्लाईज की हमने बात की है ये सप्लाई इंक्लूड नहीं होगी, इनके बाद जो सप्लाई बची उस पर वो टैक्स पे करेगा। ठीक है बेटा, समझ आ गया? समझते हैं। टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाई ऑन विच इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9394 एट द एप्लीकेबल रेट। यानी अब वो बात क्या करें, जो रजिस्टर्ड पर्सन है जो कंसेशनल रेट की नोटिफिकेशन लेना चाहता है उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। किस पे? अगर 93 या 94 के अकॉर्डिंग अगर वो कोई इनवर्ड सप्लाई ले रहा है जो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है तो उस पर भी उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। सेम कंडीशन बेटा जो हमने कंपोजिशन स्कीम में पढ़ी थी वो भी यहाँ पर है।
नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, in computing aggregate turnover in order to determine eligibility of a registered person to pay tax at concessional rate, value of supply of exempt services by way of extending deposit, loan or advances shall not be taken into account. देखिए सेम प्रोविजन की वो बात करता है, जो भी इंटरेस्ट इनकम है वो एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं की जाएगी। ये हमने बेटा एक ऑर्डर के थ्रू भी पढ़ ली थी, ऑर्डर नंबर 1 था हमारा सेंट्रल टैक्स रेट का। नेक्स्ट, where any registered person who has availed of ITC opt to pay tax under this notification, he shall pay an amount by way of debit in electronic credit ledger or electronic cash ledger। देखिए अब वो बात कर रहे हैं एक ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन की जिसने ITC ले रखी है, यानी वो नॉर्मल टैक्स पेयर था, अब वो नॉर्मल टैक्स पेयर से कंसेशनल रेट वाली नोटिफिकेशन को अवेल करना चाहता है। तो लॉ बोलता है बेटा जितना भी उसने ITC अवेल किया हुआ है किसके रेस्पेक्ट में, स्टॉक, सेमी फिनिश्ड या फिनिश गुड्स हैं या कैपिटल गुड्स हैं, उनके रेस्पेक्ट में जितना भी उसने ITC लिया है उस ITC को उसे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। यानी सिंपल शब्दों में समझे, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, जितना भी उसने ITC अवेल किया हुआ है वो गवर्नमेंट को वापस लौटाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, समझ आ गया। लास्ट पॉइंट वो बोलते हैं द CGST रूल 2017 जो एप्लीकेबल है कंपोजिशन स्कीम पर, वो मुटेटिस मुटेंडिस अप्लाई हो जाएंगे। इस नोटिफिकेशन को जो पर्सन अडॉप्ट करना चाहता है उस पर भी अप्लाई हो जाएंगे CGST रूल्स 2017 के प्रोविजंस जो कंपोजिशन स्कीम पर एप्लीकेबल है। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा हमारा ऑप्शन टू पे टैक्स एज कंसेशनल रेट जो नोटिफिकेशन आई थी नंबर 2 2019 सेंट्रल टैक्स रेट की। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा एग्जम्पशन पर, चैप्टर नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बेटा ये थी हमारी आज की क्लास। अब आप करिए इस टॉपिक को रिवाइज। इन केस अगर आपको आती कोई प्रॉब्लम तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8287377353। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।